नमस्कार। हमारे देश की जांच एजेंसियों पर सवाल कई बार खड़े हुए हैं। विपक्ष तो खड़े करते ही करता है, जनता भी सवाल पूछने लगी है और यहाँ तक कि अदालतों ने भी ये अब कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपकी जांच किस दिशा में जा रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़े गए तमाम लोग या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा की गई तमाम जांच परख के बाद ये लगने लगा है कि जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इन पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव क्या रहता है। क्योंकि एक बार तो सीबीआई को अतीत में आपको याद होगा, यूपीए के समय में यहाँ तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, यानी इस तोते को जो रटाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, उसके आकाओं के द्वारा, उसके मालिकों के द्वारा ये वही भाषा बोलेगा। अब यही बात ईडी के बारे में भी साबित होने लगी है। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं। आज हम जांच एजेंसियां, खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करेंगे, जो कि मोटे तौर पर पैसे के लेन देन के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, मनी ट्रेल के बारे में जांच परख करती है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद होगा, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, शीला दीक्षित की सरकार थी और उसमें तमाम घोटालों के आरोप लगे। गेम्स तो ठीक ठाक तरीके से निपट गए। गेम्स के पहले और गेम्स के बाद हमेशा सुर्खियां छाई रहीं कि बदइंतज़ामी थी, अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया। और जब गेम्स ख़त्म हो गए 2010 में, तो एक सीएजी की रिपोर्ट आई 2011 में। उस सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी जगहों पर पैसे का अनाप शनाप वितरण किया गया। कुछ कंपनियों के नाम भी सामने आए थे और उन कंपनियों को चलाने वाले जो लोग थे वो संदेह के घेरे में थे। मैं जैसे बताऊं आपको, 1 दर्जन से ज़्यादा केस उस वक्त दर्ज हुए थे 2011 में। सुरेश कलमाड़ी, जो कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो 9 महीने के लिए करीब जेल में, तिहाड़ में रहे थे, करप्शन के चार्जेस में, भ्रष्टाचार के चार्जेस में। आज 2010 के बाद, 11 के बाद से लेकर 2025 में 14 साल में सब कुछ बदल गया। सीबीआई अपना केस वापस ले चुकी है और कल तो सीबीआई की जांच की वजह से, जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का जांच पड़ताल शुरू की थी कि पैसा कहां से आया, कहां गया, उसने भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी। क्लोजर रिपोर्ट मतलब ये कह दिया ईडी ने कोर्ट को, अदालत को, कि भाई हमको कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का या पैसे के लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला है, हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। और क्लोजर रिपोर्ट की बात को मान लिया कोर्ट ने और ये मामला समाप्त हो गया। तो 14 साल तक सीबीआई और ईडी जिस मामले की जांच करती रही, 14 साल के बाद ठन ठन गोपाल, कुछ भी मामला सामने नहीं आया। सुरेश कलमाड़ी, ललित भनोत, ये कुछ नाम थे जो उस वक्त इंडियन आईओसी में थे। उनके ऊपर चार्जेस लगे, उनको इस्तीफे देने पड़े, जेल की सज़ा काटी। ये तमाम बातें आज की तारीख में गौण हो गई, नगण्य हो गई। उस वक्त में बहुत बड़ा मामला बनाया था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने। अन्ना हजारे का मूवमेंट पीक पर था। अरविंद केजरीवाल, उनके साथी मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी, अन्ना हजारे, सब लोगों ने मिलकर शीला दीक्षित को करप्शन की, भ्रष्टाचार की सरकार बोल दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, पर जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने कामकाज किया, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, उसने साबित कर दिया कि जांच एजेंसियां दरअसल राजनीतिक मोहरा ज़्यादा होती हैं, उनके इशारे पर काम करती हैं। हालांकि उस वक्त तो यूपीए की ही सरकार थी, यूपीए सरकार पर बहुत दबाव था, पब्लिक मूवमेंट चल रहा था। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर, लाल किले पे प्रदर्शन कर रहे थे। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप मनमोहन सिंह की सरकार के तमाम नेताओं पे लगे थे। शीला दीक्षित भी कांग्रेस पार्टी की नेता थी, तो शीला दीक्षित पर तो नहीं, लेकिन सुरेश कलमाड़ी इस जांच के दायरे में आए और को 9 महीने तक तिहाड़ की सजा खानी पड़ी। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रहा है कोर्ट में कि भाई इस मामले में उसको कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, इस 15 वर्ष पुराने मामले को समाप्त कर देना चाहिए। सुरेश कलमाड़ी आज 80 साल के हैं, उस वक्त तो 65-66 साल के रहे होंगे। सोचिए, बुढ़ापे में, इस अपनी वृद्धावस्था में कम से कम ये बात तो हो गई कि उनको चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन जो 15 साल राजनीति से उनके कटे रहे, सार्वजनिक जीवन से कटे रहे, इस आरोप के चलते वो कौन उनको लौटाएगा?
ईडी लौटाएगी, सीबीआई लौटाएगी। और अगर इन्होंने करप्शन किया था तो आपकी जांच एजेंसी पकड़ क्यों नहीं पाई? कहाँ पे कमी रह गई? क्या जांच एजेंसियों के पास काबिलियत नहीं बची है? क्या जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो गफलत करते हैं? क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो लगता है कि वो भ्रष्ट हैं, वो पैसे को ले देकर मामला समाप्त कर देते हैं, चाहे वो ईडी के हो चाहे वो सीबीआई के हो, क्या ये बात सही है? क्यों ये मामला क्लोजर रिपोर्ट पर आ गया? क्यों कोई सबूत नहीं मिला? जबकि कई कंपनियों के नाम सामने आए थे जो ठेके दिए गए थे गेम्स वर्कफोर्स सर्विसेज, गेम्स प्लानिंग प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज को दिए गए थे। 30 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया गया था। और इन सब के बावजूद भी जब नुकसान हुआ, जब एजेंसियों की जांच हुई, तो क्या पाया? क्यों कोई गफलत या क्यों कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई? क्या सरकारें बदल गई, हालात बदल गए, वक्त बदल गए तो आप भी बदल गए? आपको अपनी जांच करने का तरीका नहीं बदल गया? कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है जांच एजेंसियों के बारे में, खासकर ईडी के बारे में। ईडी की रेपुटेशन तो इतनी ज़्यादा इस वक्त जांच के दायरे में है भी, आपने जितने विपक्षी नेताओं पर जांच की है उसमें से केवल 1 या 2 को सजा मिली है 100 में से। अगर 100% मामले माना जाए तो 1 या 2 का कन्विक्शन का रेट है। 93-94% मामलों में मामला क्लोजर पे आ गया है या इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या हमारी जांच एजेंसियां ऐसे जांच करती हैं? क्यों ईडी को बनाया गया था? ईडी को पावरफुल किया गया था यूपीए के वक्त में, ताकि जांच एजेंसियों के जरिए जो नेता जो गफलत करते हैं, नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कड़े कानून के बावजूद ईडी के जो जांच अधिकारी हैं, जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, वो किसी और काम में लगे हुए हैं। और वो काम क्या मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। तो क्लोजर रिपोर्ट लगने से इसकी राजनीतिक गहमागहमी भी होगी। कांग्रेस पार्टी ने जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी 2014 में, 2012 में माफ़ करिएगा, शीला दीक्षित अपना 13 में अपना खुद का चुनाव हार गई थी शीला दीक्षित। ये बड़ा काम अरविंद केजरीवाल ने खुद किया था, उनको उनकी सीट पर नई दिल्ली से हराकर। और उसके बाद शीला दीक्षित कभी राजनीति में उठ नहीं पाई। 3 बार की सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, चुनाव हारी और उसके बाद उनकी सेहत भी बिगड़ती गई और अब शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो इल्ज़ाम लगते हैं, आरोप लगते हैं, ये जांच प्रॉपर हो क्यों नहीं पाती है? आज कांग्रेस पार्टी ज़रूर इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी, पर मेरा मुख्य निशाना, मेरा मुख्य सवाल ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों से है कि आखिरकार आप जांच के नाम पर क्या करते हैं? जांच के नाम पर उगाही करने के जो इल्ज़ाम आप पे लगते हैं, क्या वो सच है? और क्यों और किसके इशारे पर ये परेशान किया जाता है? क्या कोई बड़ा अधिकारी जो सर्विस में है वो तो नहीं बोल पाएगा? जो रिटायर हो गया है, क्या कभी कोई कहानी लिखेगा? क्या कभी कोई बताएगा कि आखिरकार उस पर क्या बीती थी जब वो इन एजेंसियों का सर्वा था? किस तरह के प्रेशर उन पर पड़ते थे? किस तरीके से उसके साथ के लोग काम करते थे? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देश की जनता जानना चाहती है। धन्यवाद।